जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आतिफ गोंदल के साथ। आज हमने ये प्रोग्राम रखा है क्या पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के बगैर तब्दीली मुमकिन है, और जो निज़ाम की तब्दीली है वो कितनी अहम है पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, तब्दीली के लिए। जिन मुल्कों में निज़ाम बेहतर है वहाँ के अदारे भी परफॉर्म अच्छा करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छा परफॉर्म करती है। और जिन मुल्कों में निज़ाम अच्छे नहीं है, निज़ाम बेहतर नहीं है, वहाँ के ना गवर्नमेंट अच्छी परफॉर्म करती है और ना ही अदारे अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस सिलसिले में हमने दावत दी है। इकबाल चौधरी साहब सोशलिस्ट पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, इधर बार्सिलोना स्पेन से, और पाकिस्तान से फ़रूक अहमद चट्टा साहब जिनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो हमारे साथ में वीडियो लिंक पे, और निसार अहमद चट्टा साहब जिनका तल्लुक पाकिस्तान अवामी तहरीक से है। अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम कहते हैं। तो बात का मैं आगाज़ करूँगा इकबाल चौधरी साहब से। इकबाल चौधरी साहब, हम इधर देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इधर इधर भी इलेक्शन होते हैं, इधर भी कैंपेन चलती है, इधर भी बैनर लगते हैं, इधर भी बड़े बड़े जलसे जुलूस होते हैं। एक तो आप ये बताएं कि यहाँ जो इलेक्शन में जो खर्चा आता है वो पार्टी किस तरह मैनेज करती है, क्या उसकी कोई लिमिट भी है? दूसरा आप ये बताएं कि जब पार्टी अपने उम्मीदवार को टिकट देती है तो उस उम्मीदवार को टिकट क्या उसकी माली हैसियत की बुनियाद पे दी जाती है या उसकी काबिलियत की बुनियाद पे टिकट दी जाती है? जी इकबाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आतिफ गोंदल साहब। गुजारिश ये है कि यहाँ का निज़ाम अफराद के गिर्द नहीं घूमता, यहाँ का निज़ाम इदारों के गिर्द घूमता है और अफराद इन इदारों को मजबूत बनाते हैं। यहाँ की डेमोक्रेसी गो के पाकिस्तान की निस्बत नो उम्र है। 1978 तक यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। अक्टूबर 1975 तक यहाँ पर बहुत लंबे अरसे का मार्शल लॉ रहा। फ्रांसिस्को फ्रांको ने 35 साल हुकूमत की, या 40 साल। यहाँ पर 37 से लेकर उसके 38 ईयर्स बनते हैं। फिर जब वो दुनिया से चला गया तो एक ट्रांजिट पीरियड था जिसमें कुछ रूल सेट किए गए, नया आइन तरतीब दिया गया और 1978 में पहले बाकायदा इंतखाबात हुए। उस वक़्त से लेकर आज दिन तक बाकायदा हर 4 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। गो कि ये प्राइम मिनिस्टर, जिसे ये यहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं, हुकूमत का उसकी ये स्वाबदीद पे है कि वो चाहे तो 2 साल के बाद असेंबली तोड़ दे और नए इलेक्शन कन्वोकेट कर दे। यहाँ का जो निज़ाम है वो बेसिक डेमोक्रेसी, जो बुनियादी जमहूरियतें हैं वो बहुत मजबूत हैं, और मेंबरान असेंबली का फैसला कि किस किस को लिस्ट में डालना है वो ऊपर से नहीं होता, बल्कि वो नीचे से होता है। और हर प्राइमरी यूनिट, जिसे आप यूनियन काउंसिल लेवल कह लें या तहसील लेवल कह लें या उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कह लें, वहाँ पर बाकायदा तंजीमात हैं, उनके बाकायदा इंतखाबात होते हैं हर 4 साल के बाद। और उन्हीं ही इदारों से आगे बल्दियाती इलेक्शन के लिए, ज़िला कौंसिल के इलेक्शन के लिए, सूबाई और कौमी असम्बली के लिए और सेनेट के लिए लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसमें कतन किसी उम्मीदवार की माली हैसियत का कोई अमल दखल नहीं है। उसकी पार्टी के लिए एफर्ट्स, उसकी एक्टिवनेस और उसकी इल्मी काबिलियत, ये ही क्राइटेरियाज हैं यहाँ पर कि वो बंदा किस हद तक किस शोबे में एक्सपर्ट है। जिसकी मिसाल स्पेन का वाहद साइंसदान जो खलाई मिशन पे गया था, पेड्रो डुकेस, वो इस वक्त हमारा वजीर है साइंस और टेक्नोलॉजी का, और वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं है, ना वो किसी फोरम में मुंतखब हुआ है। यहाँ की डेमोक्रेसी में ये गुंजाइश मौजूद रखी गई है कि आप सारे की सारी काबीना भी चाहें तो बाहर से ले सकते हैं। लाजमी नहीं है कि कोई वजीर जो है वो MNA या सेनेटर हो तो वो वजीर बन सकता है, बल्कि उसकी काबिलियत है। दूसरा जो सबसे बड़ी खराबी है, और वो ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ से लेकर चली आ रही है पाकिस्तान में,
कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, दुश्मनियां पालते हैं और उसके बाद जाके फिर वो MNA MPA जिला कौंसिल के मेंबर, हत्ता के 79 वाले इलेक्शन में जो लोग चेयरमैन बने थे वो उस वक्त अपनी गाड़ियों के आगे उन्होंने भी ग्रीन प्लेट्स लगा ली थी, चेयरमैन यूसी। ये हमारे इम्तजाज का हिस्सा है। ओहदे अमानत होते हैं, मलकियत नहीं होते। बस ये फर्क समझने की जरूरत है कि अगर आपको अमानत दी गई है तो आप उसके लिए काम करें, जब आपसे वापस ली जाए तो आप वापस लौट जाएं अपनी जगह पे। हमारे सारे ही मेंबरान पार्लियामेंट किसी ना किसी इदारे में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर काम करते हैं। कुछ सरकारी मुलाजम हैं, कुछ बल्दियात के मुलाजम हैं, कुछ जिला कौंसिल के मुलाजम हैं, कुछ नेशनल लेवल की जो NGOs हैं उनके मुलाजम हैं। तो जब वो मेंबर सेलेक्ट होते हैं तो उनका वहां से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जॉब को, वो फ्रीज हो जाता है और उस वक्त तक फ्रीज रहता है जब तक वो अपनी टेन्योर 1 हो, 2 हो, 4 हो पूरी करके वापस नहीं आ जाते। और जिस दिन वो वापस आएंगे उसी दिन एक बड़ा लतीफा है, संता कलोमा में एक आदमी था, वो एक पार्टी को लीड कर रहा था लेफ्ट की, और वो डाक तकसीम किया करता था। 14 साल वो मेंबर पार्लियामेंट रहा और 14 साल के बाद जब वो वापस आया तो उसने अपनी वही रेडी उठाई डाक तकसीम करने वाली और घर घर जाके डाक के जो खत हैं वो दिया करता था, रजिस्ट्रियां दिया करता था। ये है इस निज़ाम की मजबूती और इस निज़ाम का जो आलापन है। यहाँ ना पैसा लगाना पड़ता है और ना ही पैसा बनाना मकसूद होता है। जी बहुत शुक्रिया इकबाल शोई साहब। मैं आऊँगा फरूक चट्टा साहब के पास। फरूक चट्टा साहब, आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो इस टाइम हुकूमत है, अगर खान साहब अपने नजरियाती जो कारकुन है, वो कहते हैं मेरी 22 साल की जिद्दोजहद है, अगर नजरियाती मुझे कारकुनों आपकी को आवाज नहीं आ रही आतिफ साहब। अगर नजरियाती फरूक साहब आपको आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है फरूक? जी आ रही है आवाज। जी आ रही है जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी फरूक साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो अपने नजरियाती कारकुनों को टिकट देते MPA की, MNA की, तो क्या जिस तरह पाकिस्तान में निज़ाम जो चल रहा है इसमें क्या खान साहब इस टाइम PM पाकिस्तान बन सकते थे? जी फरूक चट्टा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आतिफ साहब। गुजारिश ये है कि जो बात आप कह रहे हैं कि अगर वो अपने नजरियाती कारकुनान को ही टिकट से वार करते तो शायद वो आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ना होते। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये निज़ाम पाकिस्तान का जो है वो जिस कदर खराबी की तरफ जा चुका है, जिस हद तक वो चंद लोगों के हाथों में वो हाईजैक हो चुका था निज़ाम, ये जरूरी था कि एक दफा कोई अच्छा आदमी जो है वो मसलहतन कोई इस तरह की मदद लेकर अगर हुकूमत में आ जाता है तो ये बहुत जो कि हो गया। अभी आने के बाद आपने देखा बहुत ज्यादा इस तरह की पॉलिसी इख्तियार की जा रही हैं, जिनके नतीजे में अब ये बात एक तरह से दुरुस्त साबित हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आने से पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की हिम्मत दुरुस्त हुई है और उसमें काफी सारी जो बुनियादी चीजें हैं वो दुरुस्ती की तरफ रवाना है। जनाब जी बहुत शुक्रिया फरूक चट्टा साहब। मैं आऊँगा निसार अहमद चट्टा साहब से। आप बड़े एक्टिव पैट के रुकन है। निसार साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी तहरीक ने 2013 में इस्लामाबाद में धरना दिया। उस टाइम भी आपका जो नजरिया था वो आप निज़ाम की तब्दीली के लिए उधर गए थे। उसके बाद आपने 2014 में धरना दिया। उसका जो आपके 14 बंदे कत्ल हो गए थे, लेकिन बेशक आपका नजरिया यही था कि इस निज़ाम में तब्दीली लाई जाए। आप क्या समझते हैं कि अभी तक पाकिस्तानी अवाम जिस तरह आपका साथ देना चाहिए, क्या उन लोगों ने साथ दिया है आपका, या पाकिस्तानी कौम रियलाइज ही नहीं कर सकी कि असल मसला इस मुल्क का निज़ाम है? जी निसार चट्टा साहब।
जी बहुत शुक्रिया आतिफ गोनी साहब। असल में यही बुनियादी बात है और यही बुनियादी फ़र्क है जो पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई में है। इन दो अलग अलग नज़रियात के साथ दोनों पार्टियों ने 2014 में स्पेशली धरना दिया। बेशक इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है और उन्होंने मौजूदा निज़ाम के होते हुए उनका यही नुक्ता नज़र था कि हम इसको तब्दील करेंगे और ऐसे लोग जो है पाकिस्तान में गवर्नमेंट करेंगे जो जिनको आमतौर पर यहाँ पर विनिंग हार्स कहा जाता है, उनमें से लोग नहीं होंगे। हम ऐसे लोग लेके आएंगे जो नए होंगे, नए चेहरे होंगे, काबिल लोग होंगे। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आया तो खान साहब ने अपने सारे नजरियात जिनका उन्होंने बहुत प्रचार किया 2014 धरने में, वो अपने सारे के सारे नजरियात से एक तरह से हट गए वो। और फिर वही लोग सियासत में आ जो इससे पहले हमेशा से सियासत में रहे हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सो इसलिए बेशक हमने 2013 में धरना दिया तो वो भी इसी नुक्ता नजर पे दिया कि हम जब तक पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीलियां नहीं की जाती, जब तक इसका बुनियादी निज़ाम ही नहीं बदला जाता, तब तक पाकिस्तान में किसी भी तरह आम इंसान को ये निज़ाम हुकूमत जो है तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। चेहरे तो बदल जाएंगे, नए लोग आ जाए, सियासत होगी, फिर वही लोग आ जाएंगे जो पहले एक पार्टी से निकल के दूसरी में आ जाएंगे, एमपीए बन जाएगा, वो एमएलए बन जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझने की बात है। डॉक्टर तैयब साहब उनका ये नुक्ता नजर हमेशा से रहा है कि वो लोग जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो किस तरह आवाम की खिदमत कर सकते हैं अपना पैसा कमाए बगैर। ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग वो सारे का सारा तरीका ना अपनाएं जो इससे अपनाया जा रहा है। सो वही वो करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, अपनी मर्जी के वहां पे जो एमएनए है वो एसएचओ लगाएगा, अपनी मर्जी के पटवारी लगवाएगा। तो जो आम लोग हैं वो चूंकि उनको भी इस लेवल पे समझ भी नहीं है, वो इस बात को समझ ही नहीं सके कि जब तक यहाँ पे बुनियादी तब्दीली नहीं होगी पाकिस्तान में उनको कुछ हासिल नहीं होगा। अभी उनको समझने के लिए कुछ समय दरकार है, वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। सो जी बहुत शुक्रिया निसार चट्टा साहब। मैं आऊंगा इकबाल चौधरी साहब के पास। इकबाल चौधरी साहब, आप ये बताएं कि जहाँ का इलेक्शन का जो सिस्टम है किस तरह, क्या यहाँ लोग पार्टी को वोट देते हैं या यहाँ लोग जो पार्टी उम्मीदवार खड़े करते हैं उनको वोट देते हैं? इसमें आप थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, इस निज़ाम में वोटिंग प्रोसेस कैसे होता है जो स्पेन का ये निज़ाम है? आतिफ साहब, ऐसे है कि यहाँ पे हर सूबा इनकी सेंस में सूबे छोटे हैं, हमारे नजदीक वो डिवीजन होता है। हर डिवीजन में जो लोग हैं वो एक लिस्ट बनती है आबादी के लिहाज से। नेशनल असेंबली के लिए, सूबाई असेंबली के लिए, सेनेट के लिए एक लिस्ट बनती है कि इस डिवीजन से इतने लोग मुंतखब होंगे, जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी, मुतनासब नुमाइंदगी। उस हल्के के कुल वोटर्स की तादाद और उसके इक्विवेलेंट जितने मेंबरान उस हल्के से, उस डिवीजन से मुंतखब होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनती है। एक आदमी उस पूरे डिवीजन से उस लिस्ट को लीड कर रहा होता है और बाकी सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह हर पार्टी अपने, अगर किसी डिवीजन से 5 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 52 तक भी हैं अंदलूसिया में, हर पार्टी अपने 52 लोगों की लिस्ट देगी और हासिल करदा वोटों के तनासब से ही सारे लोग उम्मीदवार मुंतखब होंगे। उनका एक क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन का कि इस हल्के से इतने हजार वोट पर एक एमएनए या एमपीए बनेगा,
या इस हल्के से आबादी ज्यादा है तो इतने लाख वोट पर एक मेंबर बनेगा। तो वो हासिल शुदा वोटों की तादाद के लिहाज से ही पार्टियों के मेंबर मुंतखब करार दिए जाते हैं। उन सब लोगों का वोटर लिस्ट में नाम शाया होता है, और अगर कोई उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद अपनी सीट छोड़ दे, फोत हो जाए, नाअहल हो जाए, तो जो उसके बाद वाला लिस्ट में बंदा होता है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होके मेंबर बन जाता है। दोबारा उस नशिस्त पर इलेक्शन नहीं होते। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि यहाँ की सियासी पार्टियां लिमिटेड कंपनियां नहीं है, ना किसी की जाती मलकियत है, ना फैन क्लब है, ना कोई डेनास्टीज है। हर पार्टी के अंदर वो जनरल सेक्रेटरी हो या सदर हो, वो अपने अपने आइन के इंतखाब के हवाले से हर पार्टी अपने जनरल सेक्रेटरी का या प्रेसिडेंट का, जो लेफ्ट की पार्टी से उनके जनरल सेक्रेटरी कराते हैं, जो राइट की है उनके प्रेसिडेंट कराते हैं। वो हर 4 साल के बाद प्राइमरी इलेक्शन में बंदा मुंतखब होता है। उसके मुकाबले में एक आदमी भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे 2 भी हो सकते हैं। इसी तरह नेशनल से स्पेन की 17 सूबाई खुद मुख्तार हुकूमतें हैं और 52 जिला कौंसिल हैं, उनके भी जो नुमाइंदे हैं वो इसी तरह मुंतखब होते हैं। और हर वो आदमी जो पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ वो कहते हैं गुआ जामन वो चाहिए होते हैं कि यहाँ पर 10,000 जामन चाहिए, 5,000 जिसे अवाल कहते हैं वो चाहिए। जब वो 5,000 या 10,000 लोग साइन करेंगे किसी बंदे के लिए, तो वो बंदा पार्टी की जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए, यानी पूरी पार्टी को लीड करने के लिए मुंतखब हो सकता है या पार्टी का सदर बन सकता है। और ऑब्वियसली जो जिस लेवल पर सूबे में, जिले में, मरकज में पार्टी का सदर होगा या जनरल सेक्रेटरी होगा, वही वजारत उज़्मा के लिए या वजारत आला के लिए पार्टी का कैंडिडेट होगा। कई दफा हंगामी हालात में वो तब्दील कर लिए जाते हैं उम्मीदवार। कोई उम्मीदवार इस काबिल ना हो, चार्मिंग ना हो, या वो दस्तयाब ना हो, माजूरी का इजहार कर दे, वरना 1 बार 2 बार 3 बार तक जो लोग इम्पावर होते हैं वही लोग जनरल सेक्रेटरी पार्टी के मुंतखब हो जाते हैं। जब पार्टी में ये सोच उभर आए कि ये बंदा अब अपना वकार खो रहा है शहरियों में, इसकी वजह से वोट बैंक कम हो रहा है, तो फिर पार्टी के अंदर से ही तब्दीली आ जाती है। पार्टी का हर मेंबर माहाना या सालाना एक चंदा देता है। उसके बाद जो पार्टी के MNAs हैं, MPA हैं, वजीर हैं, सेनेटर हैं, या किसी सूबाई या लोकल कौंसिल के उम्मीदवार हैं, मेंबर हैं, वो हर बंदा अपनी तरह से 7, 8, 10, 12% तक चंदा पार्टी फंड में देता है, और पार्टी को डोनेशन भी मिलते हैं। और दुर्दत की बात यह है कि यहाँ पार्टी को स्टेट फंडिंग करती है। हर एक हासिल किए जाने वाले वोट के मुकाबिल पार्टी को स्टेट की तरफ से 0.76 यूरो मिलते हैं। अगर आपने 2 मिलियन वोट लिया है तो आपको 2 मिलियन यूरोज मिलेंगे। अगर आपने 10 मिलियन वोट लिया है तो आपको 10 मिलियन यूरोज इलेक्शन कमीशन देगा। और आपके हिसाबात सारे क्लियर होंगे, वो आपने वेबसाइट के ऊपर डालने हैं। कंपेन जो होगी उसका जो इलेक्टोरल कार्टेल है वो सिर्फ जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, सरबराह है, सूबाई हुकूमतों में या मरकजी सतह पर सिर्फ उसी का ही नाम सामने आएगा। बाकी किसी उम्मीदवार का ना नाम आता है और ना कोई उम्मीदवार अपनी तस्वीरें लगवाता है, और ना ही किसी ने वो जलसों के पैसे खर्च करने होते हैं। जितनी भी कार्नर मीटिंग्स होती हैं या बड़े जलसे होते हैं उसे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और पार्टी के फंड से ही उसके पैसे लगते हैं। ये तो इकबाल शेख साहब बड़ा अच्छा निज़ाम नहीं है। इसमें तो आपको इलेक्टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ती, और आपको वो लोग जो इलेक्शन पे जिस तरह पाकिस्तान में होता है, जिस तरह बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा लगाते हैं इलेक्शन पे, आप लोग उनसे भी बच जाते हैं अगर स्टेट आपको फंडिंग करे। जी बहुत शुक्रिया इकबाल शेख साहब। मैं आऊंगा फरूक अहमद चट्टा साहब के पास। फरूक अहमद चट्टा साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान का जो ये सियासी निज़ाम है, क्या इसमें पढ़ा लिखा एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, इसके जो काबिल आदमी हो, क्या वो इस निज़ाम में MPA का, MNA का इलेक्शन लड़ सकता है क्या? जी फरूक चट्टा साहब। सूरत हाल ये है जनाब, ये बड़े निज़ाम पिक्चर दिखाई है वो बहुत ही अच्छा निज़ाम है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में एजुकेशन रेट बेहतर नहीं होता, लोगों में शरह बेहतर नहीं होती,
हम एकदम से किसी बड़ी तब्दीली का नहीं होते। इसे हम तब्दील कर सकते हैं, यूं समझिए कि आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया की अगर आप जो बेहतरीन जमहूरियतें या बेहतरीन निज़ाम है, अगर आप उसका मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोई एक दिन में या एकदम से उनमें तब्दीली नहीं आई। ये तब्दीली जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आई है कि कदम ब कदम लोग बेहतरी की तरफ जाते रहे हैं और बिलाखिर वो एक बेहतर निज़ाम की तरफ आ गए हैं। पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान को बदकिस्मती से माजी में जो ऐसी हुक्मरान इस तरह के मिले हैं, क़यादतें इस तरह की मिली हैं, जिन्होंने सियासत को कारोबार बनाया। पाकिस्तान में 70 तक मेरा ख्याल है कि 70 के बाद बल्कि 77 के इलेक्शन तक भी सियासी कारोबार का इतना तसव्वुर नहीं था। जब ये कारोबारी लोगों ने सियासत करना शुरू कर दी तो उन्होंने सियासत को भी कारोबार के तौर पे चला दिया। उनके देखा देखी जिस तरह वो कहते हैं कि अल-अवाम वला दीन मुल्क, लोग अपने सरबराहों के तरीके अपना लेते हैं। तो ये पूरे मुल्क में आप यूं समझिए कि सियासत को एक कारोबार के तौर पे लोगों ने करना शुरू कर दिया। हालांकि स्टार्ट में ऐसा नहीं था। तो अब भी अगर हम अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाते हैं, लोगों में शऊर उजागर करते हैं, यकीनन और वो कुछ ना कुछ जिस तरह से अब सूरत हाल सामने आना शुरू हो गई है, बेशक आप यूं समझिए कि बहुत कम वक्त है इस तब्दीली की, लेकिन वो तब्दीली शुरू हो गई है। और मेरा मुझे कभी उम्मीद है कि ये जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो इसमें यकीनन नई क़यादत उभर के सामने आएगी और 100% नहीं तो काफी सारे जो है नए चेहरे सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। छोटा थोड़ा कर जी ठीक ठीक जनाब। छोटा थोड़ा कर लो। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं लिख भेजा व्हाट्सएप। जी आतिफ साहब, छोटे से कर दे ठीक सही। जी आप बात करें ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आतिफ साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। उनकी आवाज बार बार जो है ना कट रही थी, मैं इसलिए ये नया लगाया। अब आवाज ठीक आ रही है निसार साहब? जी हमें तो आ रही है। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। अच्छा निसार चड्ढा साहब, मैं आपसे आपकी तरफ आऊंगा और आपसे पूछूंगा, जिस तरह फरूक चड्ढा साहब ने कहा है कि अगर ये जमहूरियत का तसलसल जिस तरह चलता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ जाएगी, जबकि हम लोग देखते हैं कि पिछले 15 साल से इस मुल्क में जमहूरियत ही है। पीपल पार्टी का दौर देख लें आप, उसके बाद नून लीग का दौर देख लें और इसके बाद तरीके इंसाफ का दौर है। तो क्या ये वाकई जमहूरियत है कि अगर ये दौर चलता रहे और इसमें तब्दीली आ जाएगी? जी निसार चड्ढा साहब। आपकी ना मुझे सवाल की समझ नहीं आई, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज। जी मैं रिपीट कर देता हूं। मैं आप बताएं आपको आवाज आ रही है तो मैं फिर अपना सवाल करूं। आपकी आवाज कट कट के आ रही है तो समझ नहीं आ रही।
अब ठीक आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ निसार चड्ढा साहब, हम देखते हैं फरूक अहमद चड्ढा साहब बता रहे थे कि अगर ये जमहूरियत का तसलसल इसी तरह चलता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि तब्दीली आ जाएगी। जबकि हम देखते हैं कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान में एक जमहूरी दौर ही है। आप पीपल पार्टी का दौर देख लें, उसमें भी वही बहरान मौजूद थे। आप नून लीग का दौर देख रहे हैं, उसमें भी वही बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, उसमें भी वही बहरान मौजूद था। और आज अब आप पीटीआई का दौर देख लें तो उसमें भी अब पिछले दिनों ये आटे का बहरान आया था, चीनी का बहरान आया था, और उसके बाद ये पिछले दिन पेट्रोल का भी बहरान आया था। तो क्या हम समझ सकते हैं कि ये जमहूरियत है सही? जी आतो साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। हम देख रहे हैं इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट करती रही, फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी का दौर आया, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, मुख्तलिफ हुकूमतें औकात में आती रही। बेशक ऐसे चलता रहा। और हर कोई यही आगे बात कहता है कि अगर जमहूरियत का तसलसल चलता रहेगा तो फिर एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएगी। असल में ये सारी बात वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। दुरुस्त तो तब होगी अगर वो लोग उसे दुरुस्त करना चाहेंगे। अगर गवर्नमेंट में आने वाले लोग इस निजाम को करना चाहेंगे तो वो दुरुस्त होगी ना। क्या पिछले कमो बेश 35-40 साल से किसी भी गवर्नमेंट ने इसमें किसी बुनियादी कोशिश की है? जब भी आइन में कोई तब्दीली की है तो अपने जाती मफाद के लिए की है। तो ये जमहूरियत के तसलसल से चलने से जमहूरियत हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसी रात को पैदा पहुंच सकता है, उनकी पार्टी को पैदा पहुंच सकता है। पाकिस्तान की आम को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। और हकीकत में पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत रही नहीं। यहाँ पे जमहूरी डिक्टेटरशिप, इसे तो जमहूरियत कह ही नहीं सकते। हकीकत ना नवाज शरीफ के दौर में जमहूरियत थी, वो भी जमहूरी डिक्टेटरशिप थी। ना बेनजीर के दौर में जमहूरियत थी, वो भी जमहूरी डिक्टेटरशिप थी। जमहूरियत तो कभी यहाँ पे आई ही नहीं। और ये जमहूरियत को सिर्फ चलती रहे तो ठीक हो आपके लिए से आवाम को। और फिर ये डॉक्टर काबी साहब एक यूज करते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये क्लेप्टोक्रेसी है। क्लेप्टोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं इस पाकिस्तान में। कभी मार्शल लग जाता है तो वहां पे फौज आ जाती है, तो वो डिक्टेटर आ जाता है। फिर जमहूरियत आती है तो यहाँ पे नवाज शरीफ की शक्ल में आ जाता है, कभी आसफ जरदारी डिक्टेटर की शक्ल में आ जाता है। तो जमहूरियत कब आएगी आसफ साहब? जब यहाँ पे बुनियादी तब्दीलियां की जाएंगी। मैं आपको गुजारना चाहता हूँ, मैंने ये समझा कि गौर से देखा है तो कभी किसी जमाने में जो लोगों के साथ जुल्म करते थे, वो उनके कानों में गर्म डाल देते थे, वो कोई आवाज नहीं सुन लेते थे, जुल्म करते थे। अगर आप गौर करें आज भी कम से कम वही बताता है। सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि उस वक्त ये होते थे और आज दौर में उन कारों ने शक्ल वही कबीले हैं। और इन अदारों के खिलाफ, इन कबीलों के खिलाफ ही कोई आम इंसान बात नहीं कर सकता। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करेंगे, आप ये वही कबीला नहीं है, ये उसी तरह का कबीला जो आपसे हजारों साल पहले होता, इन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं। अगर आप पार्लियामेंट के खिलाफ बात करेंगे जो है ना, वहां पे भी आपको हो सकती है।
सजा मौत हो सकती है आपको कि आपने पाकिस्तान पार्लियामेंट के खिलाफ काम किया, ये मुकद्दस है। लेकिन हकीकत में ये कोई मुकद्दस अदारा नहीं, उसके अंदर बैठे हुए सभी के सभी लोग बिजनेसमैन है और सियासत एक और बड़ा कारोबार है। ये लोग पैसा खर्च करते हैं, फिर लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, अपनी नस्लों को सेव करते हैं। सो जब तक यहाँ पे बुनियादी तब्दीली नहीं की जाएगी और इनमें से कोई सियासतदान बुनियादी तब्दीली का कायल सिरे से है ही, वो तो यही चाहते बस निजाम चलता रहे, हम पलते रहे, हमारी नस्लें पलती रहे। आज अगर नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट के उनकी बेटी आ जाए, उनकी अपनी औलाद के लिए फिर एक तैयारी शुरू कर देगी। सो ये निजाम इसी तरह चलता रहेगा अगर इसमें बुनियादी तब्दीलियां ना की गई तो। ये एक जी बहुत से निसार साहब, शहर है कि निसार साहब, अगर जी जी बहुत शुक्रिया निसार साहब। मैं आऊँगा इकबाल चोई साहब की तरफ। इकबाल चोई साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान में MPs को, MNA को फंड दिए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, वो अपने इलाके में काम करवाते हैं, तो क्या इधर स्पेन में भी जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको फंड दिए जाते हैं, या इधर का जो डेवलपमेंट का काम है वो किस तरीके से किया जाता है? बुनियादी पाकिस्तान में तो सियासत में लोग आते हैं कि हम अपने इलाके की खिदमत करेंगे, अपने इलाके में स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, लेकिन तो आप ये बताएं कि इधर ये निज़ाम किस तरह ये प्रोसेस करता है, किस तरह काम करता है, किस तरह डेवलपमेंट के काम होते हैं? जी इकबाल चोई साहब। आतिफ साहब, मैंने पाकिस्तान के सारे इलेक्शन देखे हैं। सिर्फ 77 का इलेक्शन था, जब स्टेज बनते थे तो नीचे ड्रम रखते थे, उनके ऊपर लकड़ी के फटे डाल के उसके ऊपर जो है ना चटाइयां डालते थे, और उस वक्त तक के सियासतदान जो थे वो नेशनल लेवल के लोग थे, इंटरनेशनल स्टडीज थी उनकी, वो जो कदरें हैं उनको बड़ी बड़ी अजीज थी। अब हमारी बदबख्ती ये है कि 1979 के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर जो हमारी नई क़यादत उभर कर सामने आई है, ये बेसिकली सारे नाली, गली, सड़क और कब्रिस्तान की चार दीवारी वाले लोग हैं। ये उससे आगे इनकी सोच ही नहीं है। आप देख लें हमारे नेशनल लेवल पे कितने लोग हैं जो कल एक पार्टी में थे, उससे अगले दिन उससे अगली पार्टी में थे, उससे अगले दिन उसी पार्टी में थे, वही लोग कमीजें बदली कर करके आते जा रहे हैं। तो इससे बेहतरी आने का कोई इम्कान नहीं। मैं चट्टा साहब के साथ बड़े एहतराम के साथ इख्तिलाफ करूंगा। अगर नीयत हो निज़ाम को ठीक करने की तो ये निज़ाम 18 महीनों में ठीक हो सकता है, इसके लिए 28 साल नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह हमारे अशराफिया इस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश कर रही है, ये 150 साल में भी ठीक होने वाला नहीं है। जब आपकी मंजिल ही आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, पेशावर जाने वाला मुसाफिर कराची वाली गाड़ी पे बैठ जाएगा तो पेशावर किस तरह पहुंचेगा? ये एक क्लब है, वो ही लोग, उन्हीं की रिश्तेदारियां हैं, वही लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, वही आर्मी में हैं, और वही लोग पॉलिटिशियंस हैं। इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता। चलते हमेशा नीचे से ऊपर के ऊपर आती हैं। आपका टैलेंट हमेशा नीचे से ऊपर आता है। क्रिकेट को ले लें, हॉकी को ले लें, अगर ग्रास रूट लेवल पे ना खेला जाए तो नया टैलेंट उभर कर सामने नहीं आता। इसी तरह अगर फौजी आते हैं तो वो निज़ाम हुकूमत को जमहूरी तरीके से चलाना चाहते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं, और जब सियासी लोग आते हैं तो वो पैसे जो है वो MNAs MPA को देने की खातिर बल्दियाती इदारों को मुअत्तल करके रखते हैं। अगर किसी ने मजबूरन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कहने पे उनको रखा भी है तो उनको फंड नहीं दिए। यहाँ पर ये सारे काम लोकल गवर्नमेंट करती है। मेरी स्ट्रीट लाइट्स, मेरी गलियां, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेजेस, मेरी सेहत और सफाई का सारा इंतजाम मेरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मे है। यहाँ पे मेरे मेंबरान पार्लियामेंट तनख्वाह लेते हैं, उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, हर शोबे के अपोजिशन और हुकूमत के लोग बैठ के वर्क करते हैं। उनका काम है आइन साजी करना, वो आइन साजी करते हैं। इदारों का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, जो वहां से पास होके चीज आती है इदारे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम 1.5 साल मुअल्लक रहे, 1.5 साल हमारी पार्लियामेंट नहीं रही, इलेक्शन पे इलेक्शन होते रहे, किसी का बच्चा इस वजह से नहीं मरा
कि हुकूमत नहीं है, किसी को इस वजह से स्कूल से नहीं निकाला गया कि हुकूमत नहीं है, फंड्स नहीं है। ये निज़ाम इस हद तक तवाना कर दिया गया है कि हुकूमत 4 साल भी कोई ना आए तो ये निज़ाम खुद ब खुद चलता रहता है। अवाम टैक्स देते हैं, हुकूमत वो टैक्स उनके ऊपर खर्च करती है। इसमें तालीम का फुकदान नहीं है, ये एक बहाना है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तालीम किसने देनी है? रियासत का अपने शहरों के साथ जो गैर तहरीरी मुआहदा है वो है क्या कि रियासत को मैं ओबे करूंगा, मैं उसको टैक्स दूंगा, कानून का वफादार रहूंगा, और रियासत जो है वो मेरे लिए तालीम, सेहत, रोजगार, सिक्योरिटी, अमनो अमान वो फराहम करेगी। और किसी हद तक रियासतें रोजगार के बारे में भी फिक्रमंद रहती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। ये तो कोई उज़र नहीं है आज पार्लियामेंट बैठ जाए और फैसला कर ले कि हमने वहां पे पैसे को खत्म करना है सियासत से, तो पैसा खत्म हो गया तो इनमें से 90% लोग सियासत में आएंगे नहीं। फिर अल्लाह इनको हदायत दे, इनके हाल पे रहम फरमाए। ये ना तो नेशन की बात करते हैं, ना दीन की बात करते हैं, ना रब की बात करते हैं। ये हर बंदा अपने पार्टी कायद की चापलूसी में एक दूसरे से आगे बढ़ के जा रहा है। वो कल की अपोजिशन थी, वो आज की अपोजिशन है, वो उससे पहले वाले थे। अफराद आते जाते रहते हैं। इदारे मजबूत होंगे तो ये निज़ाम मजबूत होगा, निज़ाम मजबूत होगा तो आपका मुल्क तरक्की करेगा और आप कौमों में सर बुलंद और फख्र के साथ खड़े हो सकेंगे। अगर यही रोना रोते रहे, तालीम नहीं है, जो ये इन्होंने आज गुल खिलाया है, वो लतीफा चल रहा है कि शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी, उसने कहा था तारे जमीन पर, गुलाम सरवर खान ने कहा त्यारे जमीन पर, सारे ग्राउंड कर दिए, और इमरान खान ने कहा सारे जमीन पर। अल्लाह के बंदो, आपने कब लोगों से काम लेना है? हमारी इतनी तवक्कुआत थी लोगों की इमरान खान के साथ कि इमरान खान आएगा तो तब्दीली आएगी, तो अब लोगों में मायूसी आती जा रही है। पार्लियामेंट आपके पास है, आप क्यों कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? आप अपना पटवार का निजाम क्यों ठीक नहीं कर रहे? आप अपनी पुलिस का निजाम क्यों ठीक नहीं कर रहे? आपके पास पब्लिक एजुकेशन है, उसको क्यों ठीक नहीं कर रहे? आपके पास पब्लिक हेल्थ है, उसको क्यों ठीक नहीं कर रहे? फरिश्ते आएंगे इसको करने के लिए। ये हमारी नीयत नहीं है। जो कार्टेल बने हुए हैं, एक कॉलेजेस की लॉबी है, यूनिवर्सिटी की लॉबी है, एक अस्पतालों की लॉबी है, एक सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी इदारों की लॉबी है, शुगर का माफिया है, गंदम का माफिया। अवाम बेचारे किधर जाएं? अवाम को तो कोई पूछने वाला नहीं है। 5 साल के बाद जाएंगे, उनसे वोट लेके आ जाएंगे, ये आए वापस या कोई और आए, या इससे पहले भी होता था। खुदा को जान देनी है, अपनी कब्र में जाना हर इंसान ने, वहां कौन हमें छुड़ाएगा? ना किसी को जुल्फकार अली भुट्टो ने छुड़ाना है, ना नवाज शरीफ ने, ना इमरान खान ने। हर आदमी को अपने ज़मीर का बोझ महसूस करना चाहिए। तब्दीली तब आएगी जब कानून साजी होगी, और जो 300 का ईवान है उसमें 13 लोग बोलने के काबिल नहीं है, और जो बोलते हैं वो दशनाम तराजियां करते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को। ये हमारी पार्लियामेंट है। हम किस तरह फख्र से सर बांध के कहेंगे कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो इस लेवल के हैं कि आइन साजी कर सके। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा इकबाल साहब, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी पूछूंगा कि पीएम पाकिस्तान साहब के 31 स्टेट मिनिस्टर हैं, उनके 14 स्पेशल असिस्टेंट हैं जो पीएम हाउस में पाकिस्तान के हैं उनके, उसके बाद स्पेशल एडवाइजर जो हैं वो उनके 5 हैं। तो क्या इधर भी ऐसे ही होता है कि जो पेड्रो सांचेज साहब हैं जो हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनके भी इतने मिनिस्टर हैं, इतने एडवाइजर हैं? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले खुद फरमाया करते थे कि बरतानिया में 65 मिलियन लोग हैं और 7 वजीर हैं, फ्रांस में 12 वजीर हैं, स्पेन में 15 वजीर हैं, कोटा मुकर्रर है। हमारे यहाँ 15 वजीर हैं, अब 2 बढ़ गए हैं, 17 हो गए हैं पॉपुलेशन बढ़ने के साथ। पाकिस्तान का तो फेडरल निजाम है, पाकिस्तान को टोटल 12 वजीर चाहिए जो सारे के सारे मुल्क को रन करें, और जो निजाम है उसको डिल्यूट करें, सूबों को और सूबे डिवीजन को, और डिवीजन आगे जिलों को फंडिंग करें। बड़ा आसान सा फार्मूला है। ये तो पाकिस्तान का मजबूर तरीन शख्स नजर आता है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। पता नहीं उसको किस किस को खुश करने के लिए इधर से भी लोग लिए हुए हैं, इधर से भी लोग लिए हुए हैं। जो लोग
कल तक बैरून मुल्क नेशनलिटी ले चुके, बैरून मुल्क इदारों में काम करते थे, आज वो पाकिस्तान के सारे फैसले कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट रबड़ की स्टंप बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया। मैं आऊँगा फरूक अहमद चट्टा साहब के पास। फरूक अहमद चट्टा साहब, आप ये बताएं, इधर जब हम इधर स्पेन में रहते हैं, मुझे भी 15 साल हो गए इधर रहते हुए, 47 मिलियन का ये मुल्क है, 5 करोड़ से कम आबादी है इसकी, और इसके 50 सूबे हैं, 50 के करीब इसके सूबे हैं। और इसके जो म्यूनिसिपल अदारे हैं, जिस तरह इकबाल शोएब साहब बता रहे थे, 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 8,124 म्यूनिसिपल अदारे हैं जो लोकल सारे काम करते हैं, डेवलपमेंट के सारे काम वो ही अदारे करते हैं। तो जो इधर हमने जब इलेक्शन से पहले सुना था, जो खुसरू बख्तार साहब हैं, जो जनूबी पंजाब के हमारे MNA हैं, वो आए इसी गरज से थे कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे। तो पाकिस्तान के मैं देख रहा था 36 के करीब डिवीजन है, तो क्या पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान एक 22 करोड़ का मुल्क है, तो क्या हमें भी ज्यादा सूबे नहीं बनाने चाहिए? इंतजामी तौर पर अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए हम ज्यादा सूबे बनाए, जितने डिवीजन है हमारे, हम सबको सूबे बनाए ताकि इंतजामी सतह पे मुल्क को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। जी फरूक चट्टा साहब। जनाब अली चौधरी इकबाल साहब ने बड़ी डिटेल के साथ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल का जायजा लिया है, बड़ी अच्छी बातें की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ हकायक को हम जज्बात की रोक में बहते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप देखें कि तब्दीली के नारे और तब्दीली की खौफ जो है वो एक तरफ सारी सूरत हाल आप देखें, दूसरी तरफ आप ये देखें तो पाकिस्तान के अवाम का जो सियासी माजी है और जो उनका सियासी हाल है अभी तक, इसमें आप एक दो दिन में किसी बड़ी तब्दीली की कैसे तवक्को रख सकते हैं? वो बात कहना कि ना वो राधा नाचेगी, वो सूरत हाल है कि मैं अभी भी वही बात करूंगा, जब तक लोगों में शऊर बेदार नहीं होगा और उसमें टाइम लगेगा, लोगों में तालीम नहीं होगी, तब्दीली नहीं आएगी, उसमें टाइम लगेगा। पार्लिमानी जमहूरियत है हमारे पास, पार्लिमानी जमहूरियत के जो कवायदो ज़वाबित हैं हमारे आइन के मुताबिक, उस हिसाब से हर रोज कानून नहीं बदल सकता इमरान खान, उसके पास उतनी अक्सरियत भी नहीं है कि वो हर रोज आइन में तब्दीली करे और एकदम से मुल्क को चेंज करे। हाँ, वो मुल्क को एक सिमत पे लेके जा सकता है कि इसमें करप्शन खत्म हो, इसके नाम प्यूरिफिकेशन के लिए काम किया जाए, इदारों को दुरुस्त किया जाए, इदारों को मजबूती की तरफ लेके जाया जाए, और वो सब कुछ हो रहा है। कल तक वो पाकिस्तान जो आलमी सतह पर जो है एक ब्लैक लिस्ट और एक दहशतगर्द बनने वाला था, उस पाकिस्तान ने वक्त के साथ प्रूव किया है। अब वो पाकिस्तान दुनिया में एक बेहतर मुल्क के तौर पे उसका सामने आ रहा है। हमारा बहुत सारा काम जो है वो पाइपलाइन में चल रहा था। एकदम दुनिया में आप देखें कोरोना का जो प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से पूरी दुनिया जिस तरह से डिस्टर्ब हुई, और सेटल दुनिया के डिस्टर्ब होने से उतना फर्क नहीं पड़ा। हम एक तरह से एक सारा अपनी जद्दोजहद का ये सारा काम तो एकदम से कोरोना की वजह से हमारी डिस्टर्बेंस हुई है। हालांकि तालीम के हवाले से इस्लाहात में वो सारे प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना के बैठी हुई है, और यकीन जानिए कि हर शोबे में ये माफिया के खिलाफ जंग का जो आगाज किया है तहरीक इंसाफ ने, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप लोगों को एक बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। अब वो 70 साल की पुरानी चीजें आ रही हैं, इस को गद्दी नशीनी की सियासत चढ़ा दिया गया कि यहाँ पे 80 साल बाबे जिन्होंने 50-60 साल सियासत की है, वो हाथ बांध के बिलावल के पीछे खड़े हैं कि बिलावल तो गद्दी नशीन है और फैज को बिलावल नहीं करना है, और यही 70 साल बाबे बीबी मरियम के पीछे हाथ बांधे हुए हैं। और लोग आज भी जो है वो उन लोगों की पूजा किए जा रहे हैं जिन लोगों ने खुद अपने मुंह से
दुनिया जो जानती है कि ये बिहार जगह पे उनके चोर होना साबित हो गया, उनका डेट होना साबित हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। अपने बयानात से, बयानात की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, उन लोगों के अपने बयानात से कोई गैर जानबदारी से बंदा देखे तो उन लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन आज भी वो उनके नुमाइंदे में बैठे हुए हैं। तो मेरा भाई इसमें वक्त लगेगा, लोगों को ये सब कुछ जब तक शौक नहीं होगा वो समझ नहीं पाएंगे कि हमारा अच्छा और बुरा किस तरह से है। और एक वाज़े अक्सरियत के साथ कोई भी पीटीआई हो या कोई भी नई पार्टी वो नहीं आएगी सामने, तब तक इंकलाब नहीं आता है। और तो ये एक नुक्ता नजर भी पाया जाता है कि ये दिल्ली की बात करते थे तो इस निजाम में रहकर तब्दीली नहीं आ सकती। मेरे ख्याल में ये है कि निजाम जो भी आपके पास होगा उसके अंदर रहकर ही कोई कायदा होगा जिसके अंदर रहकर आप स्ट्रगल करेंगे। कवानीन और ज़ाब्ते कहीं भी बुरे नहीं होते, उन पे अमल दरामद के तरीके उन्हें बुरा बना देते हैं। जिस तरह से फरमा रहे थे कि वो भी वक्त माजी में 79 तक कह रहे थे कि लोग जो हैं वो जैसे करते थे तो उसके अंदर कदरें वो बाकिरदार लोग आज भी हमारी सियासत में ऐसे लोग हैं जो बाकिरदार लोग हैं, ऊपर कोई भी ऐसा करप्शन नहीं आया, वो लोग भी मौजूद हैं। तो सूरत हाल ये है कि इन चीजों को हम खत्म कर रहे हैं, मरहलावार ये खत्म होंगे और लोगों के अंदर भी शौक़ बेदार हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इदारे मजबूती की तरफ जा रहे हैं और वो माफियाज शिकस्त खाएंगे इंशाल्लाह जरूर, बहुत मजबूत भी हो चुके हैं। इसमें हमें ये चाहिए कि हम ऐसी हुकूमत की जिसके जिम्मे अभी तक कोई पैगाम इंतजाम नहीं है और जो निस्बतन हमारा पीएम जो है वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी, खर्चा के हवाले से भी और अंदरूनी सतह पर भी बेहतर लाइनों पे चलाने की कोशिश कर रहा है। हमें चाहिए कि हम अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क हमारे साथी हैं वो इस कॉन्सेप्ट का और इस विजन का साथ दें और वेट करने का है, देखने का है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे भी वही तब्दीली आ जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगा, लोगों के अंदर शऊर बेहतर हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला लोग मेरे ख्याल से इलेक्शन तक इन जोरों मुदेरों से वोट देने से वो लोग जरूर इनकार करेंगे। और इस इलेक्शन में भी लोगों ने ऐसे लोगों को इनकार किया है तो आइंदा और ज्यादा इसको है लोगों के अंदर बेदार करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम पार्टी के पास चल रहे हैं जो वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम निचली सतह पर जैसे वेलफेयर के इदारे बन रहे हैं और दूसरे हुकूमतों में भी हम काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस मंजिल को जरूर पाएंगे। मायूसी है, मैं मायूस होने के खिलाफ हूं। मरहलावार चलते चलते हम इस निजाम को पाकिस्तान करेंगे इन गंदे लोगों से और इन जो गंदी हरकत से। इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहने के लिए बना है और ये कायम और ये चुकेगा। जी बहुत शुक्रिया फरूक अहमद चट्टा साहब। मैं आऊँगा निसार अहमद चट्टा साहब के पास। निसार अहमद चट्टा साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे पायलट्स ऐसे हैं जिनके फेक डिग्री होल्डर लाइसेंस हैं, तो क्या हमारी पार्लियामेंट के भी जो डिग्री हैं इनके पास वो भी चेक नहीं होनी चाहिए? दूसरा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या इलेक्शन से पहले आप पाकिस्तान के किसी अदारे में चले जाएं, आप कहीं भी मुलाजमत के लिए हैं तो उनका एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, FA BA MA, उन्होंने एक क्राइटेरिया अपना रखा हुआ है। तो क्या MPA MNA के लिए भी एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इस मुल्क में कि जहां पहले ही तालीम बहुत कम है ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऊपर आ सकें? जी निसार अहमद चट्टा साहब, क्या इनके लिए भी ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई MNA बने कम अज कम उसकी तालीम जो है BA हो, BA से कम कोई भी बंदा MNA का इलेक्शन लड़ सके? जी आतिफ साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह PIA पे लोगों की डिग्रियां चेक की गई हैं, वहाँ वो देख रहे हैं कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाली लाइसेंस लिए या जाली डिग्री होल्डर कर रहे हैं। बिल्कुल इससे भी बढ़ के वो तो सिर्फ एक
दायरा है उसमें लोग काम कर रहे हैं। जो लोग MPA और MNA बन के आते हैं उन्हें पूरा मुल्क चलाना होता है, उससे भी बढ़ के लोगों का आवाज जवाब देंगे ये। और हकीकत ये है कि जब परवेज मुशर्रफ साहब गवर्नमेंट करने के लिए आए, जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त इस हवाले से बहुत आ रही है बहुत साहब काम आपको? किया गया। आवाज नहीं बिल्कुल आ रही। होता ये है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं पहले ये बातें की जाती हैं कि हम डिग्रियां चेक करेंगे, हम लोगों का चेक करेंगे, उनके बैंक बैलेंस चेक करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन करवाने का वक्त करीब आता है तो फिर वो हल्के जो मुख्तदर हल्के हैं जो नजर नहीं आते लेकिन बैक में बैठ के पाकिस्तान में हुकूमतें बनवाते और तोड़ते हैं, वो लोग फिर एक ऐसा हुक्म सादर करते हैं कि तमाम इदारे उनको ये कह दिया जाता है कि आप आने वाले लोगों को लिए जो लोग MP और MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए वो पंजाबी में कहते हैं हाथ हौला रखें। पाकिस्तान में आप ये जो कह रहे हैं ना उनकी तालीम बिजली होनी चाहिए या उनको MA होना चाहिए, ये तो बहुत मामूली बात है। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ जो लोग बलदियाती इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनके लिए BA और MA की तालीम होनी चाहिए। ये लोग जो MP और MNA बनते हैं उनको कम से कम PhD होना चाहिए। अगर आप ऐसे पढ़े लिखे लोग लेके ऊपर आएंगे आप तो चाहते हैं ये सारे लोग पार्लियामेंट से बाहर ही चले जाएं। क्यों सारे में चेटा साहब, आप अगर PhD की आप शर्त रखेंगे तो ये सारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ये तो सारे आउट हो जाएंगे। तो 100% ना, ये कौन सा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है? ये तकरीबन 90% या उससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं, इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी होंगे, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सियासत अपने कारोबार को चलाने के लिए की है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए की है। और यहाँ पे MP और MNA बनने के लिए आप सब आप जानते हैं यहाँ पे किसी काबिलियत की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको धांधली, बदमाशी, गुंडागर्दी, रस्सागिरी, जो बंदे के पास ये सारी चीजें मौजूद है वो MP और MNA बन सकता है, शरीफ आदमी नहीं बन सकता। और अगर मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ, बार यही बात की जा रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान में इस निजाम को बदले बगैर, इसकी बुनियाद को हिलाए बगैर पाकिस्तान को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। जो पिछला यहाँ पे निजाम चल रहा है ये मुसीदा हो चुका है। इस निजाम के रहते हुए आतिफ साहब यहाँ पे बड़े लिखे लोग MP MNA बन ही नहीं सकते। पहले तो यहाँ पे बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। बेशक ये ऐसे बात है कि पाकिस्तान के आईन में इस तरह से नहीं होगा कि हम इन सब लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर उस लेवल पे इस बात पे गौर किया जाए तो लोग इस बात पे सोचिए और कुछ ऐसा हुक्म सादर फरमाए। उनके पास गुंजाइश मौजूद है। एक बार पाकिस्तान में रेफरेंडम तो करा के देखें। अच्छा चलो ऐसे नहीं कर सकते, आने वाला जो इलेक्शन है, जो नेक्स्ट इलेक्शन है, उसके अंदर एक खाने का इजाफा कर दो, उस खाने के नीचे ये लिख दे कि क्या आप इन कैंडिडेट में से किसी को नापसंद भी करते हैं? कभी नहीं लिखेंगे। एक इतना वो एक बैलेट पेपर के ऊपर एक लफ्ज लिखने से क्या क़यामत आ जाएगी, क्या हमारे पाकिस्तान में गद्दारी का मुमकिन हो जाएगा कि अपने बैलेट पेपर के ऊपर एक यही जुमला लिख दे कि क्या आप इन तमाम कैंडिडेट को जिनके नाम इस बैलेट पेपर के ऊपर दर्ज हैं इनमें से किस को नापसंद करते हैं? नहीं लिखेंगे क्योंकि इनमें से कोई चाहता ही नहीं है ना कि यहाँ पे पाकिस्तान तब्दीली जाए। अगर बुनियादी तब्दीली आ जाएगी इन लोगों का बिजनेस खत्म हो जाएगा, इनकी करप्शन, इनकी बदमाशी। आप इलेक्शन जीत सकते हैं। कोई मैं जो कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे PhD बंदे होना चाहिए। इस निजाम के आते हुए PhD इलेक्शन नहीं जीत सकता। उसके पास करोड़ों रुपए होंगे, गुंडे होंगे,
बदमाश होंगे, इलाके का बड़ा नंबर होगा, थाना कचहरी में लोगों के काम आएगा तो तब लगेगा ना। तो पीएचडी लोग वैसे ही इस काबिल नहीं होते, वो तो बेचारे प्रिपेयर कराने के काम ही होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है निसार चट्टा साहब। हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। इकबाल शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि इस निज़ाम में किस तरह हम तब्दीली ला सकते हैं पाकिस्तान के सिस्टम में? आप तीनों मेहमानों से थोड़ा थोड़ा मैं ये इस के मुतल्लिक सवाल करूंगा कि इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह कौन सी तब्दीलियां करने से इस निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। जी इकबाल शेख साहब आपसे भी यही पूछूंगा। मैं फारूक चड्ढा साहब की सारी गुफ्तगू सुन नहीं सका। गुजारिश ये है कि पहले तो हमें इस बात का एहसास हो जाए कि इस निज़ाम को तब्दील करना ज़रूरी है। ये निज़ाम बोसीदा है, गला सड़ा है और ये हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता किसी भी सूरत। जब हमें ये एहसास हो जाए तो फिर हमें इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका जो इस वक्त आइन और कानून है उसके ऊपर उसकी रूह के ऐन मुताबिक अमल करना शुरू कर दिया जाए। आवाम सबसे पहले, इंसाफ सब के लिए। अब पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, इमरान खान साहब खुद भी फरमाया करते थे कि हम 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान की कैपेसिटी 10,000 अरब सालाना से ऊपर है टैक्स की। पाकिस्तान का इतना टैक्स जायज तरीके से इकट्ठा नहीं होता जितना टैक्स चोरी होता है। वहां पे बिजली चोरी होती है, वहां पे गैस चोरी होती है। ये किस तरह मुमकिन है कि आपने जिस आदमी को 1 लाख रुपए के ऊपर मुलाजिम रखा हुआ है, उसके बच्चे अमेरिका और बरतानिया में पढ़ रहे हों, और जो पटवारी को आप 28,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, उसके बच्चों की स्कूल की फीस 30-40 हजार हो, तो वो अपनी जेब भरेगा या सरकारी खजाने को भरेगा? जब तक मुलाजमीन की तनख्वाह जो इस वक्त महंगाई का रेट है उसके मुताबिक नहीं की जा सकती, उस वक्त तक वो स्टेट के कभी भी वफादार नहीं होंगे। बहुत कम लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात को कत्ल करके अपना पेट काट करके ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक अक्सरियत के लिए ईमानदारी के साथ काम करना मुश्किल बना दिया गया है। और एक ऐसी एलीट है जो ये चाहती है, ये समझती है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट है, मतमा नजर है कि उसने बाकी सब के ऊपर गवर्न करना है। इस तरह निजाम ठीक नहीं हो सकता। वहां हर आदमी ये कहता है कि आर्जी उसकी स्टिचिंग कर दो, उसकी बैंडेज कर दो। इस तरह ये मुमकिन नहीं है। अगर मैंने अरबों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ना है, पार्टी फंड में चंदे देने हैं, करोड़ों खर्च करना है, गाड़ियां दौड़ानी हैं, और आखिर में मैं जाके जाली वाउचर भर के असेंबली से अपनी तनख्वाह का चेक लेके आऊंगा, उससे मेरा घर भरने वाला नहीं है। मुझे तो फंड्स चाहिए, वो कहां से भी निकलेंगे? वो लाइसेंस बिकेंगे, वो कार्टेल बनेंगे, वो ये शॉर्टेज पैदा होगी, वो आटा हो, चीनी हो, जो भी बुनियादी जरूरतें हैं। आतिफ साहब बहुत हो गया। इससे पहले कि अवाम कफन बांध के सरों पर निकल आए, आप भी वक्त है आज की हमारी पार्लियामेंट जो भी कानून है उस पे ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इदारों को मजबूत करे, और इसके अंदर जो तब्दीली जरूरी है वो लाई जाए। अगर ये पार्लियामेंट 18वीं तरमीम मंजूर कर सकती है, अगर ये पार्लियामेंट बाकी मौके पे इकट्ठी हो सकती है, तो ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकट्ठी क्यों नहीं हो सकती? इनके अपने मामलात हों, इनके अपने एनआरओज हों, या इनको फौज की तरफ से दबाव आए तो ये सब इकट्ठे अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो इन्होंने आगे जाके हिसाब नहीं देना, कब्रों में नहीं जाना, वहां पे कौन छुड़ाएगा? अवाम से वोट लिए गए थे इसलिए कि हम आपकी फलाह के लिए काम करेंगे, और हो ये रहा है कि अवाम की जिंदगी हर आए रोज आजीरन बनाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया फरूक अहमद चट्टा साहब। मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप प्लीज थोड़े
एक दो मिनट में ही सिर्फ आप बता दें, इस निज़ाम में बेहतरी के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट, आप इस टाइम गवर्नमेंट में है, आपकी हुकूमत है, इस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरीके से जो जो बड़े मगरमच्छ हैं जो धांधली करके इस निज़ाम में आते हैं उनको किस तरह रोका जा सकता है? प्लीज रुका अहमद चट्टा साहब। आतिफ, सूरत हाल ये है कि आप जज्बाती बातें करते जाओ कि अदालतें यूं करें, पार्लियामेंट यूं करे, ये सारी जज्बाती बात, इस पे वक्त लगेगा और इस पे चाहिए कि तमाम जो बड़े मुतदिल रखने वाले वर्कर्स हैं वो अपनी अपनी पार्टी में बैठकर इस नजरिए को आगे बढ़ाएं। हमने ये शख्सियत परस्ती को और माफियाज को शिकस्त दी और ये इस तरह से एक हम जो है ना वो अपनी आवाज को उठाएं। ना कोई पार्लियामेंट ने हमारे लिए काम किया है, ना कोई पार्लियामेंट कर रही है, ना ही मेरे ख्याल से वो कर सकेगी। और अदालतों ने आज तक जो किया है कोई इतनी खूबसूरत उनकी तारीफ नहीं है जो हम लिख सकते हैं। तो इसमें यह है कि नए जो नौजवान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो पाकिस्तान में तब्दीली के लिए माहौल पैदा करें। इसको आजकल मीडिया बहुत ताकतवर बन गया है, मीडिया पे इस बात को उछालें और इस बात को लोगों को ब्रीफ करें, अपने अपने लोगों के अंदर शऊर बेदार करें। जैसे जैसे लोगों के अंदर शऊर बेदार होता जाएगा, हमारी नौजवान नस्ल एजुकेशन रेट बेहतर हो रहा है, वो लोगों के अंदर फैले, लोगों को ये बताएं कि इस मौजूदा निज़ाम को, मैं आपके साथ पाल चौधरी साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये फरसुदा निज़ाम है और इसमें कुछ नहीं निकल रहा। जैसे कि अंसार भाई ने कहा, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन मुझे वो शक्ल नजर नहीं आती कि जब हम यही बात लगाए जाएं कि निज़ाम को तब्दील किए बगैर नहीं होगा। कैसे निज़ाम को तब्दील हम करें? अब मैं आपके साथ हूँ, निज़ाम को तब्दील करते हैं तो वो कौन सी दीवार है जिसे हम जाके गिराना शुरू करते हैं? भाई ये जमहूरियत के अंदर रहते हुए हमने लोगों राय आमा को पार करना है, तो निज़ाम तब्दील हो जाएगा। अगर हम राय आमा को किस तरह मार करेंगे, गन मार नहीं होती, उनके अंदर शऊर पैदा करेंगे, उनको उनकी भलाई और बुराई बताएंगे। वो लोग तो गलत लोगों को वोट देते आ रहे हैं, अब हम कैसे कहेंगे उन लोगों के साथ हम तब्दील कर देंगे? वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ये जद्दोजहद करते हुए शऊर और बेदारी के बगैर कोई तब्दीली कभी किसी कौम में ना आई है ना आए। और यही तरीका है कि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, हमारी जो आने वाली पढ़ी लिखी नस्ल है, वो ये कोशिश करे, हिम्मत करे कि वो लोगों के अंदर शऊर बेदार करे। और हुकूमत में जहां तक हमारी आवाज उठती है, मैं तहरीक इंसाफ के साथ मेरा ताल्लुक है, मैं उसके प्लेटफॉर्म से, निसार साहब का अवामी तहरीक के साथ ताल्लुक है, वो उस प्लेटफॉर्म से, चौधरी साहब अपनी जमात की तरफ, हम लोग अपनी अपनी जमातों में रह करके कोशिश करें कि हम अपनी जमातों की क़यादतों को मजबूर करें इस बात पर कि वो लोग सराते मुस्तक़बिल पे आए और वो लोग राह रास्त पे आए और अवाम की फलाह और बहबूद हमारा मकसद होना चाहिए। जो पॉलिटिकल वर्कर्स है, तो इस तरह से हम इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं, वरना ये कोई मार कुटाई, सड़कों पे आना, गिराओ जलाओ वाला जमाना नहीं है, ना उससे कोई निज़ाम तब्दीली हो। ये माफियाज ने किया हुआ है और आप हिस्ट्री पढ़ के देखें तो ये ग्रेट ब्रिटेन को भी कई साल इस तरह की सूरत-ए-हाल से गुजरना पड़ा था, तब जाके वहां पे जमहूरियत कलीसिया के और लॉर्ड्स गवर्नरों की एक लंबी तारीख है। तो हम भी चले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश जरूर है कि अगर ट्रस्ट से ऊपर से बंद हो जाएगी तो उसके साथ नीचे भी आएंगे और आहिस्ता की तरफ जा भी रहे हैं और इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया अहमद चट्टा साहब। निसार अहमद चट्टा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, चंद सेकंड है हमारे पास, आप प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। आपके ख्याल में इस निज़ाम में इसको बेहतर करने के लिए कौन सी तब्दीली जो है करनी चाहिए? जी निसार अहमद चट्टा साहब। मेरा ख्याल है आतिफ साहब, यहाँ पे जो हमारे पास इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी शक्ल में चल रही हैं, अगर इन तमाम तर सियासी जमातों के वो लोग जो मुतदिल मिजाज हैं, जो पाकिस्तान में की तब्दीली के कायल है,
ये फारूक साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन सब जमातों के उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी क़यादत को मजबूर करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के खुशहाली के लिए काम करना है, ना कि अपनी अपनी पार्टी के लिए और अपने अपने लोगों के लिए। और इस मुल्क में इतना प्रेशर बंद कर दिया जाए उन तमाम तर लोगों की तरफ से जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में हैं लेकिन अच्छे लोग हैं, इतना प्रेशर डेवलप करें कि ऊपर बैठे हुए मुख्तलिफ लोग मजबूर हो जाए और पाकिस्तान में आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो सब कुछ करें जो पाकिस्तान का आइन करने का उन्हें कहता है, वहाँ पे पसंद और नापसंद की बात ना हो। जो हकीकी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन लड़के वही आगे आ सकें। तो ये ऐसे मुमकिन होगा अगर अच्छे लोग यहाँ पे अपने अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। यकीनन ये नहीं है कि पार्टियां सभी बुरी हैं, उनमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अगर वो अच्छे लोग आगे आए, काम करें, तो यकीनन पाकिस्तान में अच्छा दौर आएगा, अच्छे लोग आगे आएंगे। लेकिन एक छोटी सी सिर्फ मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा ख्याल है, जो मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने दुनिया में कोई मुकाम हासिल किया हो और वो इस तरह जमहूरियत के जरिए आगे आया हो। वही मुल्क कामयाब हुए हैं, वही मुल्क इस वक्त दुनिया में हुक्मरानी कर रहे हैं। वहां के किसी हुक्मरान ने या उस वक्त के कायद ने, लीडर ने वहां पे लोगों को अवेयर किया, उनको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार किया। वहां पे जमहूरियत से किसी मुल्क में तब्दीली नहीं आई, कोई मुल्क तरक्की करके आगे नहीं आया। वहां पे इनकलाब आए, ईरान की मिसाल आपके सामने, इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने, फ्रांस की मिसाल आपके सामने है, चाइना की मिसाल आपके सामने है, रूस की मिसाल आपके सामने है। ये हम कह तो सकते हैं कि लोग आगे आए, काम करें, लोगों को अवेयर करें। तो वैसे दुनिया में ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि जिस पूरी निजाम से इस तरह के माफियात चलते फिरते कोई मुल्क इतना आगे चला गया हो। जो भी मुल्क इस वक्त दुनिया में जिसका नाम लिया जा रहा है, जो आगे आ रहे हैं, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, बादशाह लोग हैं, वहाँ इनकलाब ही बरपा हुआ है, उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया निसार अहमद चट्टा साहब, फरूक अहमद चट्टा साहब। इकबाल शोई साहब, आप आखिर में कोई कमेंट करना चाहें प्लीज। लेकिन मैं तो अपने भाइयों का मशकूर हूँ, आपका भी आपने मौका दिया। इस पैगाम को आम करने की जरूरत है कि उन लोगों के नसीब में भी अच्छे दिन आ सकते हैं। वो कोई इतने बदनसीब नहीं है पैदाशी तौर पर, जो नस्ल दर नस्ल गुलामी सहते आ रहे हैं। अब उन अवाम को बेदार होना होगा और अपने राइट्स के लिए जायज तरीके से जदोजहद करनी होगी ताकि उन लोगों की जिंदगियों में भी सुकून आ सके। जी बहुत शुक्रिया इकबाल शोई साहब, फरूक अहमद चट्टा साहब, निसार अहमद चट्टा साहब, बहुत शुक्रिया साहब मेरे मौजूद मेहमानों सबका। तो मैं यही बात करूंगा कि आप इनकी राय से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, अगर पूरी कौम इस निज़ाम को बदलने के लिए तैयार होगी तो तब ये निज़ाम बदलेगा। बाकी क़यादतें तो अपनी अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकती हैं। तो ये हमारा पेज है आतिफ कोंडल के नाम पे, इसको भी लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। वो कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है ये आवाज़ की प्रॉब्लम ना आए। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का। अपने मेज़बान आतिफ कोंडल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।